नमस्कार दोस्तों, गौतम एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग कुशल मंगल से होंगे। मैं लेकर आया हूँ सीटेट 2011 फर्स्ट पेपर जो कि 26 जून 2011 में हुआ था। उसके बाल विकास के क्वेश्चन, प्रथम क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना चाहिए। इसका सही आंसर कमेंट में करते जाइए। जैसा कि आप जानते हैं, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र छात्रा की सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धैर्य और दृढ़ता। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। ऑप्शन नंबर बी है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, सीटेट पेपर में पॉजिटिव क्वेश्चन का पॉजिटिव आंसर ही होता है, इसलिए इसका पॉजिटिव आंसर ढूंढो और अनुमान लगाओ कौन सा होगा। यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं तथा चर्चा करते हैं, कुछ सामूहिक पठन करते हैं तथा कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं, अगर इस स्थिति में छात्रों के बैठने पर किसी अभिभावक को परेशानी होती है या उन्हें ये ठीक नहीं लगता है, तो सबसे पहले शिक्षक से बात करनी चाहिए तथा शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है बाल विकास का, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी, संवेदी प्रेरक अवस्था। कमेंट करते जाइए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था का प्रसार 7 से 11 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख 5 क्रियाओं का विकास होता है: संरक्षण, संख्याबोध, क्रमानुसार, वर्गीकरण, पारस्परिक संबंधता की क्षमता। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, मन का मानचित्रण संबंधित है
ऑप्शन नंबर ए साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। ऑप्शन नंबर बी मन का चित्र बनाने से। ऑप्शन नंबर सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ऑप्शन नंबर डी बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। मन का मानचित्रण का अर्थ मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है, अतः अर्थानुसार किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अगला प्रश्न है बाल विकास का 5वां प्रश्न। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन नंबर ए महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर बी सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर डी क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है कि अगर किसी शिक्षार्थियों को कुछ समझाना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसके क्षमता के अनुसार उसे विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि प्राथमिक स्तर के छात्रों को पूर्ण रूप से समझ सकें। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है। इसके ऑप्शन हैं प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। ऑप्शन नंबर सी परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। ऑप्शन नंबर डी अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। प्रत्येक शिक्षार्थी में अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से ही शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 वर्ष एवं उससे ऊपर की होती है। ऑप्शन नंबर बी संवेदी प्रेरक अवस्था, यह जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ऑप्शन नंबर सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। ऑप्शन नंबर डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 के ऊपर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। यह 11 के बाद होता है। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है, अर्थात इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के आंतरिक स्वयं
के विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। बालक उद्दीपकों की अनुपस्थिति में भी उनकी विशेषताओं, उपयोगिताओं एवं अन्य बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। बालक के विचार परिपक्व हो जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष या इससे ऊपर की अवस्था होती है। अगला प्रश्न है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि ऑप्शन नंबर ए, क्या कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। ऑप्शन नंबर सी है, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। ऑप्शन नंबर डी है, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थियों को एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए तथा जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। क्योंकि शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को निरंतर देखते हैं तथा सुनते हैं, इसलिए अगर शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाएगा और समझाएंगे तो शिक्षार्थी समझने में सरलता होगी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं सीटेट में पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए पॉजिटिव आंसर होता है, उसी प्रकार नेगेटिव क्वेश्चन के लिए नेगेटिव आंसर होता है। जैसा कि इसमें दे रखा है नहीं, यह क्या है, नेगेटिव है, इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर किसी शिक्षार्थी में सीखने की प्रवृत्ति है तो उसे शिक्षार्थी को शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान को कहीं भी किसी अध्यापक की सहायता से प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है बाल विकास का प्रश्न नंबर 10। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। किसके साथ? विद्यार्थी के साथ। ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कोई विशेष व्यवहार न करके
बल्कि उसके साथ कक्षा में श्रव्य सीडी के माध्यम से उसे सिखाने की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए तथा उसके साथ भी एक सामान्य व्यवहार करना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न 11, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ संबंध नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, संवेगात्मक सुरक्षा की अवस्था। ऑप्शन नंबर बी, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ऑप्शन नंबर सी, सानिध्य संगति की अवस्था। ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की अवस्था। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को नियमित रूप से बाहर निकालना एक शारीरिक अवस्था है, ना कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। अगला प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ऑप्शन नंबर बी, सभागार। ऑप्शन नंबर सी, घर। ऑप्शन नंबर डी, खेल का मैदान। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे के संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान से संबंधी विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान है जहां उस शिक्षार्थी को ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। अगला प्रश्न है बाल विकास का प्रश्न नंबर 13 को एक अभिप्रेरित शिक्षक का संकेतक माना जाता है। किसको? ऑप्शन देखिए, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, क्योंकि अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। छात्र अपने अधिगम संबंधी लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकता है यदि वह अभिप्रेरित है। अध्यापक छात्रों के पूर्व अनुभवों तथा विशेषकर रुचियों को प्रयोग में लाकर अधिगम के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो। ऑप्शन नंबर बी, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। ऑप्शन नंबर सी, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है।
वे बच्चे जो किसी भी लंबे प्रश्न के उत्तर को समझने की जगह उसे रटने की क्षमता रखते हैं। रटने से छात्र उसे हल करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उससे समझ नहीं सकते, जिससे उसे आगे के प्रश्नों की समस्या होनी। अतः रटना बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। जैसा कि नेगेटिव प्रश्न के लिए नेगेटिव आंसर होता है, इसलिए इसमें नेगेटिव आंसर सबसे अच्छा कौन सा है? रटने की क्षमता। रटने की क्षमता ये सबसे गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वो है जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। रटना बिल्कुल गलत चीज़ है, रटना नहीं चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है पावलॉक, ऑप्शन नंबर 2 कोहलबर्ग, ऑप्शन नंबर सी स्किनर, ऑप्शन नंबर डी पियाजे। पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पियाजे। अगला प्रश्न है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती। एक लड़की है कृतिका, वह अक्सर घर में क्या नहीं करती? ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है और वह विद्यालय में क्या ज़्यादा बोलती है। यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ऑप्शन नंबर बी कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ऑप्शन नंबर डी विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। कृतिका अक्सर क्या करती है? घर में कम बात करती है तथा विद्यालय में अधिक बात करती है। इसका कारण यह हो सकता है कि घर में उसकी बातों को ज़्यादा मान्यता नहीं मिलती अपेक्षाकृत विद्यालय के, इसलिए वह विद्यालय में ज़्यादा बात करती है। उसे विद्यालय में उसकी बातों को ज़्यादा मान्यता मिलती है जबकि घर में कम मान्यता मिलती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अगला प्रश्न आइए देखिए, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? यह सीटेट क्लास 1 से लेकर 5 तक का 26 जून 2011 का पेपर है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में बार बार दोहराया जाता है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखिए और इसका आंसर दीजिए। इसके ऑप्शन है सामाजिक दर्शन, ऑप्शन नंबर बी मीडिया मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा मनोविज्ञान और ऑप्शन नंबर डी शिक्षा समाजशास्त्र। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा प्रभावी बनाने का विज्ञान है। इससे शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उसी अनुरूप उससे सुधार करने का प्रयास करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षा मनोविज्ञान। अगला प्रश्न देखिए, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें अभिप्रेरणा क्या है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है। ऑप्शन नंबर डी शिक्षार्थियों की
स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। शिक्षण अभिप्रेरणा पढ़ाई लिखाई संबंधी प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागीदारी की इच्छा के साथ उत्पन्न होने के लिए प्रेरित करती है। कौन प्रेरित करती है? शिक्षा। अतः अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शताब्दी शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। क्या संकेत करती है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, मूल्यांकन प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। शिक्षा क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर संकेत करती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। अगला प्रश्न है बाल विकास का प्रश्न नंबर 20, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन है ऑप्शन ए, शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर। ऑप्शन नंबर बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। जैसा कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि छोटे बच्चों में सीखने, याद रखने और जानकारी का प्रतीक बनाने और समस्याओं को हल करने की क्षमता सामान्य स्तर पर होती है। इसलिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। आपने देखा होगा अब छोटी क्लासों में खेल खेल में पढ़ाया जाता है, जिससे उनको बच्चों को अच्छी जानकारी प्राप्त होती है और वो जल्दी सीख जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, सीखने का प्रभाव नियम। ऑप्शन नंबर बी, सीखने की प्रक्रिया का आवृत्ति नियम। ऑप्शन नंबर सी, सीखने की तत्परता नियम। ऑप्शन नंबर डी, सीखने का सादृश्यता नियम। सीखने का सादृश्यता नियम के अनुसार एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है जिसे वह पहले भी अनुभव कर चुका है। वह उसके साथ वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा जैसा कि उसने पहली परिस्थिति एवं समस्या के साथ की थी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीखने का सादृश्यता नियम। अगला प्रश्न है
प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। बच्चे का प्रतिभाशाली होने का क्या संकेत नहीं है? इसमें नेगेटिव क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर भी नेगेटिव होगा। इसलिए ऑप्शन में आप लोग नेगेटिव आंसर को ढूंढें और कमेंट करें। ऑप्शन नंबर ए है दूसरों के साथ झगड़ना। ऑप्शन नंबर बी अभिव्यक्ति में नवीनता। ऑप्शन नंबर सी जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर डी सृजनात्मकता, सृजनात्मक विचार। प्रतिभाशाली बालक अपने समवयस्कों के साथ सौहार्दपूर्वक व्यवहार करता है, उनका सहयोग करता है और उनके साथ सामंजस्य स्थापित करता है, ना कि दूसरों के साथ झगड़ा करता है। बच्चा होता है क्या करता है? वह दूसरों के साथ मेल जोल की भावना रखता है, ना कि उनसे झगड़ता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के साथ झगड़ना। यह बिल्कुल गलत आंसर है, इसलिए इसका सही आंसर होगा दूसरों के साथ झगड़ना, क्योंकि बच्चा दूसरों के साथ झगड़ा नहीं करता बल्कि सामंजस्य, दोस्ताना व्यवहार रखता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको शिक्षा कैसी उपलब्ध कराई जानी चाहिए? देखिए ऑप्शन नंबर ए विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी विशेष विद्यालयों में। ऑप्शन नंबर सी क्या है? विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? अन्य सामान्य बच्चों के साथ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 में समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों सामान्य एवं विशेष कैसे भी बच्चे हों को एक साथ ही एक स्थान पर शिक्षा दी जाती है। किसी को अलग अलग नहीं पढ़ाया जाता बल्कि सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती, चाहे वह विशिष्ट बालक हों चाहे वह सामान्य बालक हों। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अन्य सामान्य बालकों के साथ, ना कि अलग। अगला प्रश्न देखिए आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। किसके प्रति सचेत होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। ऑप्शन नंबर बी है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी है प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर डी है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शिक्षक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। नए नए तरीके का प्रयोग करके शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सिखाता है और सिखाने की भरपूर कोशिश करता है। अगला प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, सीटेट के एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है गणितीय विकास, पठन विकार,
व्यवहार संबंधी विकास, मानसिक विकास। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर ले। और आगे देखिए इसके क्या आंसर हो सकता है, अनुमान लगाइए। डिस्लेक्सिया का संबंध पठन विकार से है, जिससे बच्चा अक्षरों का पहचान नहीं कर पाता। यह एक बीमारी है डिस्लेक्सिया, जिससे क्या होता है, बच्चे अक्षरों का ज्ञान नहीं कर पाते हैं, जिस कारण उसे पाठ्य पुस्तक पढ़ने में समस्या महसूस होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पठन विकार। क्या? पठन विकार। इसमें क्या होता है, पढ़ने की, अक्षरों को पहचानने की क्षमता नहीं होती है और वह पहचान नहीं पाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए? देखिए, ऑप्शन नंबर ए अग्रोन्मुखी, ऑप्शन नंबर बी सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन नंबर सी तटस्थ, ऑप्शन नंबर डी नकारात्मक। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए तथा उन्हें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, जिससे कि वे बच्चे तरक्की कर सकें। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्रोन्मुखी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27 है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कैसा जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास की जो अवस्था होती है वह जीवन पर्यंत चलती रहती है। यह विचार किस से संबंधित है, किस वैज्ञानिक, किस सिद्धांत से संबंधित है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। दूसरा एकीकरण का सिद्धांत। तीसरा अंतःक्रिया का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी अंतः संबंध का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है, क्योंकि जो विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है, इसलिए इसको निरंतरता का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? जो सीखने का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था उसको किस वैज्ञानिक ने बढ़ावा दिया था? इसके ऑप्शन है पावलोव, ऑप्शन नंबर बी जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर सी वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर डी गैसाल्ट सिद्धांतवादी। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को जर्मनी के गैसाल्ट सिद्धांतवादियों ने बढ़ावा दिया था। जो वैज्ञानिक कहाँ के थे? जर्मनी के। उन्होंने इसको बढ़ावा दिया था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गैसाल्ट सिद्धांतवादी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? इसका ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन नंबर बी है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी है बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर डी है किशोरावस्था।
किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। जो इनका समूह होता है उसमें सक्रिय सदस्यता निभाने लगते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था। किशोरावस्था में ही इसको हलचल की अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चे नए नए तरीके सीखने की कोशिश करते हैं, जिसे तूफान और भूचाल की अवस्था भी कहते हैं। अगला प्रश्न, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ऑप्शन है एरकिसन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी स्किनर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी पियाजे द्वारा, ऑप्शन नंबर डी कोहलबर्ग द्वारा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को पहचान पियाजे द्वारा की गई थी। पहली संवेदी गामक काल, जो यह 0 से 2 वर्ष के बीच का होता है। दूसरा पूर्व सक्रिय काल, यह 2 से 7 वर्ष का होता है। तीसरा मूर्त सक्रिय काल, यह 7 से 12 वर्ष तक का होता है। चौथी है औपचारिक सक्रिय काल, यह 12 से 18 वर्ष तक के बीच का होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। यह प्रश्न अंतिम प्रश्न था इस वीडियो का, जो कि सीटेट बाल विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कराने में सहायक होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। आप अपने कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँ। जय हिंद, जय भारत।